एक ऐसा पहाड़ जिसके पीछे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, सब के सब हाथ धो के पीछे पड़ गए। इन्होंने मुझ पे 6-7 बार हमले किए हैं। मैं बाल बाल बचा हूँ। हम रहे ना रहे, ये इलाका अच्छा रहे। लेकिन ऐसा क्या है इस अरावली के अंदर जो लोग इसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े, और ऐसे कौन से बड़े नाम है जो इसके पीछे हो सकते हैं? The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली एक ऐसा पहाड़ जो 1.5 से 3 बिलियन साल पुराना है, जो गुजरात से शुरू होता है, फिर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। वैसे तो इस पहाड़ की एवरेज ऊंचाई 100 से 150 मीटर भी नहीं है, लेकिन अगर ये ना हो तो राजस्थान के सारे बड़े शहर जो अरावली के इस साइड है, जैसे कोटा वगैरह वगैरह, वो रेगिस्तान बन जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा और यहाँ तक की दिल्ली भी रेगिस्तान बन जाएगा। और अगर आपको ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा लग रही है तो उत्तराखंड जैसे जगहों पे भी रेगिस्तानी तूफान देखने को मिलेगा। और यहाँ तक भी ये डिस्ट्रक्शन नहीं रुकने वाला, हिमालय के ग्लेशियर तक पिघल जाएंगे। आसान भाषा में अगर अरावली के साथ कुछ भी होता है तो अगले 10-15 सालों में पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन इस अरावली में ऐसा क्या खास है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? तो अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है, जो वेस्ट साइड से आ रही रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। प्लस गर्मियों के मौसम में जब गर्म हवा वेस्ट साइड से दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती है और नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रही होती है, तो ये अरावली ही है जो उस गर्म हवा को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। तो ऐसे में अगर इस पहाड़ की हाइट को कम कर दिया जाए या फिर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो तो दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में ऑलरेडी 45 डिग्री चला जाता है। और इसके साथ छेड़छाड़ होने का मतलब है दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर अगले 10-15 सालों में 50 से 55 डिग्री हो जाएगा। मतलब पूरी की पूरी दिल्ली केन्या हो जाएगी और हम लोग ऐसे स्पीड। तो आसान भाषा में अरावली एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए। इसके अलावा अरावली का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ग्राउंड वाटर को रिजर्व करके रखना। जैसा कि आपको पता है दिल्ली का ग्राउंड वाटर ऑलरेडी नीचे जा रहा है और दिल्ली पूरी दुनिया में उन गिने चुने शहरों में है जहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है। दिल्ली की हालत ऑलरेडी खराब है, यहाँ पे पीने को साफ पानी नहीं, टैंकर के भरोसे आधी दिल्ली जिंदा रहती है या फिर दिल्ली सरकार के सप्लाई वाले पानी के भरोसे। और ऐसे में अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होता है तो इसका मतलब ये है दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस आने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस अरावली का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। यहाँ पर लेपर्ड, हाइनास, फॉक्स, नीलगाय जैसे जानवर रहते हैं और यही अरावली इनका एक घर है। और अगर इसको आप हटाते हो, यहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हो, तो इन जानवरों के विलुप्त होने के चांसेस भी है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी इस पहाड़ के ऊपर नजर पड़ चुकी है खनन माफिया की, पॉलिटिशियंस की और यहाँ तक की बड़े बड़े बिजनेसमैन तक की भी। और हालत ऐसी है कि अरावली के आसपास जितने भी गाँव है उनमें से ज्यादातर गांव के आसपास इलीगल माइनिंग होती ही होती है और इसमें गांव वाले भी शामिल रहते हैं। एग्जांपल के लिए हरियाणा में एक गांव है घाटा, जो अरावली से सटा हुआ है। यहाँ के लोग पूरे समय अलर्ट रहते हैं, कहीं बाहर से कोई बंदा चेक करने ना आ जाए, क्योंकि ये लोग कर रहे होते हैं इलीगल माइनिंग। पूरे समय जेसीबी चलता रहता है, खुदाई चलती रहती है और चारों तरफ सिर्फ हो रही होती है माइनिंग। पुलिस वाले इनके साथ में है और इनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। जब ठेकेदार को ये कह देते हैं फोन करके कि हमारे हैं, बंद कर दो मशीनें, वो बंद कर देते हैं। और इसमें गांव वाले शामिल इसलिए हैं क्योंकि सदियों से वो यही काम करते हुए आ रहे हैं और ये चीज खनन माफिया को पता है और इसी चीज का फायदा उठा के वो लोग इन गरीब गांव वालों का पूरा फायदा उठाते हैं और यहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हैं। गांव वालों को भी ये अच्छे से पता है जो माइनिंग ये लोग कर रहे हैं इलीगल है, लेकिन ये लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं, इनके पूर्वज भी ऐसा करते आ रहे थे, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। और बेचारों की मजबूरी का फायदा ये खनन माफिया और पॉलिटिशियन जैसे लोग उठा लेते हैं। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, राजस्थान के भी कई सारे गाँव के अंदर ऐसे इलीगल माइनिंग हो रही है जिसमें गांव वाले शामिल है और ये लोग ये सब कुछ ओपनली कर रहे हैं। इनको किसी भी चीज का डर है ही नहीं। और सरप्राइजिंगली जब वहाँ के नेता लोगों से पूछा जाता है ये सब क्या चल रहा है, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगाता है, दूसरा नेता तीसरे पे आरोप लगाता है। यानी कि कभी हरियाणा राजस्थान की सरकार पे आरोप लगाएगा, राजस्थान हरियाणा सरकार पे आरोप लगाएगा, लेकिन कोई भी नेता इस पे मिलजुल के फैसला करने का सोचेगा भी नहीं। सोचेगा भी कैसे? आधे से ज्यादा नेता तो अनपढ़ है पार्लियामेंट के अंदर। तो इन सब चीजों से एक चीज साबित होती है कि इसमें खनन माफिया और पॉलिटिशियन मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर मिलजुल के काम ना कर रहे होते तो एक डीएसपी जिसने आवाज उठाई थी इन खनन माफिया के खिलाफ, उसकी जान नहीं जाती, उसका मर्डर तक कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अरावली के इस इलीगल माइनिंग के ऊपर आवाज उठाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इतना कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करती है? अब इससे पहले हम लोग प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, जान लेते हैं पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो वक्त होगा 1990 जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के मंशों पे भी पानी फेर दिया। फिर इसके बाद वक्त आता है 1996 MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी माइनिंग हो रही है अरावली के अंदर ये इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है एनवायरमेंट को, तो इसको इसी वक्त किसी भी तरीके से रोका जाए। और फिर होता क्या है, इलीगल माइनिंग रुक जाती है। और फिर वक्त आता है 2002 और 2009 और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राजस्थान के आसपास जितने भी इलीगल माइनिंग चल रही थी उस पे रोक लगा दी। और इन सब चीजों से हुआ क्या, काफी सालों तक इलीगल माइनिंग पे रोक बनी रही। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हुआ, खनन माफिया और पॉलिटिशियन से मिलकर फिर से अरावली को लूटना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद एनजीओ कोर्ट पहुंच गई और फिर वापस से
इसको रोका गया। तो एक तरीके से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट वर्सेस खनन माफिया का ये जो सिलसिला है ये चलता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रोक लगाती है, थोड़ी देर तक रोक लग जाती है, फिर उसके बाद जैसे ही मामला शांत होता है खनन माफिया वापिस से शुरू कर देती है चीजें। और फिर वक्त आता है 2018 जहाँ से असली बर्बादी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दुविधा में फंस गया। एक तरफ था एनवायरमेंट और दूसरी तरफ था एक ऐसे लोग जिनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड सिर्फ इसी बात पर टिका है कि वो लोग माइनिंग करके पैसे कमाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें बीच का फैसला लेती है। वो लोग कहती है चलो ठीक है, हम पूरी तरीके से माइनिंग पे बैन नहीं लगा रहे, इसको हम क्या करते हैं रेगुलेटेड कर देते हैं। लेकिन खनन माफिया को इससे भी दिक्कत थी क्योंकि वो लोग अभी भी खुल के माइनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने 2025 के आसपास एक बहुत ही अच्छी चाल चली जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक को बेवकूफ बना दिया गया। तो होता क्या है, एक डेफिनेशन बनाई जाती है अरावली हिल्स को जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया जाता है। इसके तहत अब अरावली के जो पहाड़ है 100 मीटर से जितने भी पहाड़ियां ऊंची है सिर्फ उसी को अरावली मानी जाएगी। 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी को अरावली नहीं मानी जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बताया ही नहीं गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अरावली में सिर्फ 7 से 10% है। इसका मतलब ये है कि अब 90% पहाड़ी पे वो खनन माफिया लोग इलीगल माइनिंग कर सकते थे। और इसीलिए जैसे ही ये प्रपोजल पास हुआ तो अब 90% से ज्यादा अरावली खतरे में आ चुकी थी। कुल मिला के पूरी की पूरी अरावली पर्वत अब माइनिंग का हिस्सा बन चुकी थी। और सबसे बड़ी गपलेबाजी इन लोगों ने क्या करी, ये लोग हाइट को सी लेवल से नहीं बल्कि आसपास की जमीनों से नाप रहे थे। जनरली जो पहाड़ों की हाइट तय होती है वो सी लेवल से होती है। अगर आप आसपास की जमीनों से नापोगे तो जो सी लेवल से ऑलरेडी ऊंची है तो इसका मतलब साफ है कोई भी पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर जाएगी नहीं, सारी की सारी पहाड़ी 100 मीटर के नीचे ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोफेसर ऑफ हाउ का ये एनिमेशन देखो, इसमें जमीन से पहाड़ की हाइट नापी जा रही है जो लगभग 103 मीटर के आसपास है और इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन अगर किसी को भी इलीगल माइनिंग करनी हो तो वो क्या करेगा, सिंपली ट्रक भर के मलबा लाएगा, वहाँ पे भरेगा और जैसे ही मलबा भरेगा तो पहाड़ की एवरेज हाइट 100 मीटर से कम हो जाएगी क्योंकि मलबा भर चुका है। और इससे होगा क्या, फॉरेस्ट का जो भी सिक्योरिटी प्रपोजल है, जो भी उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है वो वहाँ से हट जाएगी और नेता लोग बड़े आराम से इलीगल माइनिंग कर पाएंगे। अब देखो ये जो प्रपोजल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में डाला गया 2024 में ही बनाया गया था। लेकिन 2024 में जब इनिशियल रिपोर्ट्स बनाई गई थी तो उसमें 30 मीटर पहाड़ का जिक्र किया गया था। इसमें भी 40% अरावली पर्वत खतरे में रहती, लेकिन उनका लालच थोड़ा बड़ा और उसको 30 मीटर से बढ़ा के 100 मीटर कर दिया, यानी कि 90% पहाड़ियों पर माइनिंग करना चाहते थे वो लोग। और अभी के टाइम पे सारे के सारे जो पॉलिटिकल लॉबी है, खनन माफिया लॉबी है, वो एक्टिव हो चुकी है क्योंकि ये जो फैसला है उनके पक्ष में ही गया है। लेकिन एग्जैक्टली इन सब चीजों से फायदा किन किन लोगों को हो रहा है, कौन है वो बड़े बड़े लोग? इन्होंने मुझ पे 6-7 बार हमले किए हैं। मैं बाल बचा हूँ। हम रहे ना रहे, ये इलाका अच्छा रहे, यहाँ की जनरेशन और आबो हवा सब ठीक रहे, इसलिए हमें ये रिस्क कई बार उठाने पड़े। सबसे बड़ा फायदा तो हो रहा है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को जो सदियों से इलीगल माइनिंग करते आ रहे हैं। अब बस फर्क ये रहेगा कि अब वो लीगल माइनिंग करेंगे। और यहाँ तक कि हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट पे ऑलरेडी आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने लूप होल का इस्तेमाल करके अरावली को बर्बाद करने की कोशिश की थी 2019 में। तब ये लोग भी खुश हो चुके हैं क्योंकि फैसला अब इनके पक्ष में है। दूसरा बड़ा फायदा हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो सीमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजनेसेस में शामिल है, क्योंकि अरावली के अंदर लाइमस्टोन, बाजरी, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज ऐसे रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, वही भारी मात्रा में। प्लस रियल एस्टेट वाले लोगों का फायदा होगा जो ऑलरेडी एक्टिव थे और मौका ढूंढते थे किसी भी तरीके से फार्म हाउस बनाने का। अब फार्म हाउस की जो तेजी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी, तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग मान रहे हैं अडानी ने यही सोच के इन्वेस्ट किया था कि आगे चल के अरावली में इस तरीके से प्रोटेक्शन को हटा दिया जाएगा। प्लस जो ग्लोबल मीडिया है उनका तो साफ साफ कहना है अडानी को सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो मोदी ने पहुंचाया है, क्योंकि उनके हिसाब से डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरीके से बीजेपी के पास है। राजस्थान में 2013 से 2018 के बीच में बीजेपी सरकार थी, फिर वापस से 2023 में बीजेपी सरकार आ गई। प्लस 2019 में बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने 63,000 एकड़ लैंड को प्रोटेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की जो अरावली पर्वत से रिलेटेड थी। और इनके ऊपर यह आरोप लगे कि इन्होंने अरावली के माइनिंग को लीगल बनाने के लिए लॉ ही बदल दिए। प्लस 2013 से 2018 के बीच में जब बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में आई थी तो सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग इसी टाइम पे हो रही थी। फिर वक्त आता है 2023 का जब ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे काफी सारा जंगल का एरिया माइनिंग के लिए लीगल हो गया। और ये मीडिया चाह के भी सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकती, इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सिंपल है, ये सारे के सारे न्यूज चैनल सरकार भरोसे टिके हुए हैं, सरकारी एड्स के भरोसे टिके हुए हैं। अगर ये सरकारी एड्स इनको ना मिले तो ये सारे के सारे चैनल बंद हो जाएंगे। और ये रीजन है ये लोग चाह के भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। प्लस अरावली एक ऐसा टॉपिक है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है और एनवायरमेंट का मतलब है टीआरपी नहीं, अनलेस एंड अनटिल बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाए या फिर प्रोटेस्ट हो जाए। प्लस ज्यादातर आम आदमी को पता ही नहीं ये 90 मीटर रूल क्या है, 100 मीटर रूल क्या है, इससे कितने % पहाड़ियों का हिस्सा बचेगा नहीं बचेगा, ये नॉलेज आम लोगों को है ही नहीं। तो इसलिए ज्यादातर आम लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। वो तो कोई एक आदमी आता है जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है, फिर उसके बाद बहुत सारी भीड़ जमा होती है एक पहाड़ को बचाने के लिए। अगर वो एक आदमी भी समझदारी ना दिखाए तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अरावली के साथ क्या हो रहा है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि एनवायरमेंट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो गया है। इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा
अरावली एक पहाड़ नहीं है, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया का जीने का एक जरिया है। अगर इसको कुछ भी होता है तो नॉर्थ इंडिया अगले 10-15 सालों में रहने लायक नहीं बचेगा। आप चाह के भी दिल्ली के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। एक हालत ऐसी हो जाएगी कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये वही दिल्ली है जो एक टाइम पे हुआ करती थी कि नहीं। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, बाहर जाकर छोले भटूरे खा लो, पर इस चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।